पेपर का रिव्यू क्या है? अकाउंट्स का अच्छा आया था, लॉ का ठीक आया था। So, hello my dear CMA Foundation students, welcome to the channel. First of all, congratulations, आपका CMA Foundation का एग्जाम for June 25 is over now. Now no more tensions. अब सीधा इंटर में मिलेंगे. तो उससे पहले बात कर लें कि आज जो पेपर था वो कैसा आया, कैसा हुआ. This video includes your review and solutions of paper number 2, that is फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग्स. तो उसकी बात करेंगे, सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सबके आंसर डिस्कस करेंगे और आपको आज ये पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा. अब करना ये है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको अपना स्कोर या पास है या फेल है जो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. और चलिए शुरू करते हैं. इससे पहले जो वीडियो में आपने देखा दैट इज द हैप्पी फेसेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स. उम्मीद करती हूँ आपका भी पेपर अच्छा गया होगा. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है, मॉड्यूल के पीछे का क्वेश्चन है कि मेन काम होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना स्टेक होल्डर्स को. ठीक है. उसके बाद में 50 सेकंड. इनमें से 52 क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनमें से साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोस ट्रांजेक्शंस. सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात की गई है, बुक कीपिंग विल बी द आंसर. 53 सीधी सीधी डायरेक्ट डेफिनेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कि वो कॉमन सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं. हम हमेशा फोकस करते हैं क्लास में कि गाइडलाइंस शब्द प्रिंसिपल्स के लिए इस्तेमाल होता है. 54 पर्सनल अकाउंट कौन सा है. देखिए टैक्सेस वगैरह सब, ये टैक्सेस जो है वो नॉमिनल है. एलिमिनेशन मेथड से भी पता लग सकता था आपको कि सैलरी पेएबल अकाउंट मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखवाते वक्त आपको करवाया गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है ये. सैलरी पेएबल अकाउंट विल बी द करेक्ट आंसर. देन 55 अप्रोच ऑफ डिटरमाइनिंग डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन. कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन यानी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को फॉलो करते हैं. ये तो मुझे लगता नहीं किसी का भी गलत हुआ होगा. पेपर की बात करूं तो पेपर मैनेजेबल था और अकाउंट्स का हमेशा पेपर इसी तरीके से मैनेजेबल ही आता है. तो 56 की बात करें, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप दैट इज क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल. अगर आपने इस तरह से अलग अलग कर दिया इसका मतलब आप सब्सिडरी बुक्स को फॉलो करते हैं. दैट इज 56 का आंसर होगा सी. एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्रीज टू अ न्यू साइट. ये रूटीन का काम है इन्वेंट्री को इधर से उधर लेके जाना, या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. 58 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बैंक बुक. बैंक बुक के बारे में इनमें से क्या चीज सच है. पहला, क्या ये सब्सिडरी बुक है, बिल्कुल है. दूसरा, इसको बैंक जर्नल भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं. ज्यादातर जिनके वॉल्यूम ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं वही इसे मेंटेन करते हैं, बिल्कुल करेक्ट. इसलिए ऑप्शन डी विल बी द आंसर. लेजर में क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं लेजर में. 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से ट्रायल बैलेंस का फीचर कौन सा नहीं है. पहले कहता है ये एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल स्टेटमेंट है. दूसरा कहता है ये लिस्ट है, ये भी बात सही है, जिसको लिस्ट को लेजर अकाउंट से बनाया जाता है. पर तीसरा कहता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, ये बिल्कुल पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. सो दिस विल बी नॉट द फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस. और अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करना जानते हो तो आपको पता ही लग गया पहले दो तो फीचर है ही और ऑल ऑफ द अबव आंसर हो नहीं सकता इस वजह से, इसलिए ऑप्शन सी ही रह जाता है. 61 इनमें से क्या सही है क्या गलत है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज को जनरल जर्नल में लिखा जाता है, बिल्कुल सही. जनरल जर्नल में 5 तरह की एंट्रीज आती है जिनमें से एडजस्टमेंट एंट्रीज भी एक है. स्टेटमेंट 2 कहती है एडजस्टमेंट एंट्रीज को अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात मानने के लिए किया जाता है, बिल्कुल मैचिंग प्रिंसिपल की बात मानने के लिए किया जाता है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. फिर 62 वेस्टिंग एसेट्स के केस में डिप्लीशन लगता है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. 63 इनमें से कौन सा इंटरनल कॉज नहीं है. तो लीगल लाइफ का एक्सपायरी होना इज एन एक्सटर्नल कॉज. बाकी सब तो हमारे हाथ में ना, बाकी वेयर एंड टियर तब होगा जब हम इस्तेमाल करेंगे. फिजिकल डिटीरियोरेशन इज इंटरनल कॉज, एग्जॉस्शन इज इंटरनल कॉज. ओके. 64 आपको दिया है पासबुक क्रेडिट बैलेंस 1000. मैं मेरे तरीके से बात करूंगी, बीआरएस करने का सबका अलग तरीका होता है. मेरे हिसाब से अगर क्रेडिट बैलेंस से शुरुआत होती है तो हमारा मन जो कहे हमें उसका उल्टा करना होता है. तो चेक डिपॉजिटेड वर्थ ₹2000. चेक डिपॉजिट करते ही हमने सोचा हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, पर बैलेंस नहीं बढ़ा. कायदे से हमें उसे कम कर लेना चाहिए क्योंकि आपने अभी तक कलेक्ट ही नहीं करा है, तो कम कर लेना चाहिए. लेकिन अब आप कम करने के बजाय उल्टा करेंगे क्योंकि आपने शुरुआत की है क्रेडिट बैलेंस से. तो यानी कि ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा दैट वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद 1000. देन फॉर 2000 हम करेंगे इनको ऐड. 3000 मिलेगा आपको पॉजिटिव बैलेंस. तो पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक का डीआर बैलेंस 3000 रुपए. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट किस किस का डिफरेंस होता है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डिफरेंस होता है. ये सेम क्वेश्चन आपको आगे हेल्प करेगा, देखना अभी. 66 में कहते हैं वो कमीशन जो बैड डेट्स का रिस्क उठाने के लिए दिया जाए उसको कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन.
67 आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग है, ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग है मतलब ओपनिंग स्टॉक की अकाउंट ज्यादा लिखी हुई है, ज्यादा लिखी हुई है तो आप उसकी विपरीत दिशा में कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट खोल देंगे और डेबिट क्या कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट विल बी द ऑप्शन ऑन द ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन, जे ऑफ जम्मू कंसाइन 3000 केजी एप्पल्स टू के ऑफ कोलकाता, कॉस्ट थी 60 रुपए, जिसके ऊपर 12,000 की फ्रेट भी पे करी, और ये एस्टिमेट किया गया कि 20% लॉस जो है वो हुआ है, लेकिन वो अनअवॉइडेबल है यानी नॉर्मल लॉस है। ये नॉर्मल लॉस आपके बचे हुए एप्पल की द वैल्यू पर केजी ऑफ एप्पल एट कोलकाता की कॉस्ट को बढ़ा देगी, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो है उसका जो कॉस्ट है वो कभी भी मैन्युफैक्चरर बियर नहीं करता है, वो कस्टमर को ही बियर करना होता है। तो देखने से आपको लग रहा है कि 60 रुपए तो ये हो गए और 12,000 रुपए के हिसाब से 4 रुपए ये हो गए, 64 रुपए की कॉस्ट तो नजर आ ही रही है। उसके अलावा ये नॉर्मल लॉस जो है वो भी उस पर चार्ज हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका आएगा ₹80 पर केजी। उसके बाद में नेक्स्ट 69, आरती और भारती जॉइंट वेंचर में आई, इन्होंने कुछ खरीदा कुछ बेचा, जॉइंट वेंचर अकाउंट आपके सामने स्क्रीन पे है। बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आया 1,20,000, जिसने पूछा क्या है भारती का शेयर, और शुरू में ही बोल दिया था दोनों बराबर बांटती है, बराबर बांटेगी तो 60,000 और 60,000 ले लेंगी। 70 वाला, अगर आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हो तो कंट्रीब्यूशन लाते हैं तो क्या होता है, जॉइंट बैंक टू कोवेंचरर कैपिटल, कोवेंचरर या कोवेंचरर कैपिटल। 71वें क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि 10 फरवरी को गोपाल ने बिल ड्रॉ किया, 3 महीने के लिए था। ठीक है, ड्यू डेट क्या होगी, 10 फरवरी में 3 मंथ्स आगे जाएंगे, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, 10 मई प्लस 3 दिन ग्रेस के 13 मई। 13 मई को इसने बोल दिया सडन हॉलीडे हो गई, सडन हॉलीडे यानी इमरजेंसी हॉलीडे, तो सक्सीडिंग डे, आने वाला दिन विल बी द ड्यू डेट, दैट इज 14th ऑफ मई। 72, कबीर ने सुरेश पे एक बिल लिखा 6 लाख का, कबीर ने इसको एंडोर्स कर दिया अमर को, अमर ने प्रेम को एंडोर्स कर दिया। मैच्योरिटी डेट पे पेई कौन होगा, पेई क्या होता है, पेई होता है जिसको पैसा मिलता है, किसको मिलेगा अल्टीमेटली पैसा, जिसके पास में लास्ट में बिल है, प्रेम के पास में। उसके बाद 73, मुदित ने एक बिल लिखा सौरभ पे 6 लाख रुपए का था, 3 महीने का था, इसकी मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस का खर्चा और लगा कितना, 6,000। मुदित ये चार्जेस किससे रिकवर करेगा, सौरभ से रिकवर करेगा। मुदित को सौरभ से पैसे कितने लेने हैं, बिल वाले 6 लाख और 6,000 ये हो गए, लेकिन सौरभ के जो भी एस्टेट थे उससे केवल 40 पैसे यानी 40% अमाउंट ही रिकवर हो पाई, तो कितना इंसॉल्वेंसी नजर आ रहा है, हमें उससे लेने थे 6,06,000 रुपए, लेकिन उसने हमें केवल 40% दिए, यानी कि 60% अमाउंट अभी भी नहीं आई है, यानी 363600 विल बी द आंसर। 74, इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, अभी पीछे आया था, ट्रायल बैलेंस विल बी द आंसर। 75, इनकम टैक्स पे किया है प्रोप्राइटर का, ये ड्राइंग्स होती है, इसको लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के कैपिटल में से लेस करके दिखाया जाता है। 76, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल में से सीओजीएस माइनस करना, सेल दे रखी थी 920, सीओजीएस है 775, इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर विल बी 1,45,000। देखिए सीओजीएस में सब कुछ होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये रिटर्न आउटवर्ड्स ऑलरेडी उसके अंदर ही होता है, क्योंकि सीओजीएस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, यानी कि हर चीज का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आपको सिर्फ इन दो को आपस में माइनस करना था, बाकी जो भी चीजें वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आता है तो सेल्स में से सीओजीएस के फॉर्मूला को माइनस करके देख लीजिए, आपके साइन चेंज होने के बाद में आपके पास में यही बचेगा कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड यानी कि सेल और क्लोजिंग स्टॉक को मिला के उसमें से ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज ही माइनस किए, जिससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, 77, पी एंड एल किस लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाने के लिए। फिर 78, फाइनल करते वक्त अकाउंट्स को लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को किस में डाला जाता है, पी एंड एल की डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्टेड अंडर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन आता है, अकाउंट पेबल आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर यानी अनअर्न्ड इनकम ये भी आती है। 80, एक अल्कास ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ दिस, इसके पूछा क्या है, इसको बताना है पीएनएल को अब किससे डेबिट करना है। देखिए आपके ओपनिंग प्रोविजन में पड़ा है प्रोविजन 16,000 का, इस साल बैड डेट्स हुए 10,000, तो आपका प्रोविजन कितना रह गया 6,000 का, आपको बनाकर कितना रखना है 11,000 का, तो आप और कितना बना देंगे 5,000 का। पीएनएल इज टू बी डेबिटेड बाय 5,000, एंट्री वुड बी पीएनएल टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 81, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल, इनको एनपीओ की कैपिटल को क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। इनमें से क्या बात सच नहीं है, इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सच नहीं है, तो ये रियल नहीं होता,
दूसरा, क्या ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन के साथ डील करता है? बिल्कुल नहीं। क्या इसको कैश बेसिस पे बनाते हैं? जी नहीं। तो यानी सबकी सभी गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। 83, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। नो, कैश बेसिस पे करते हैं, गलत है। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, सही। यानी स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। 84, एनपीओ या सोशल क्लब है कोई जिसको ओल्ड मैगजीन और न्यूज़पेपर सेल करने से जो मिलता है वो उसको रूटीन मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे शो करते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री। फैक्ट्री शुरू भी नहीं हुई है, एक्सपेंडिचर एसेंशियल है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। 86, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कॉस्ट फ्रॉम देयर इंक्रेंस टू चेंज। रिकॉर्ड मेंटेन करना, कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, स्टोरी याद होगी, जॉइंट कॉस्ट। इनमें से कौन सा मेथड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए है? जॉब कॉस्टिंग। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगी? तो इसके अंदर आप मटेरियल को प्लस कर देंगे, लेबर को प्लस कर देंगे और फिर लेबर का हाफ फिर से ऐड कर देंगे। तो आंसर आप एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 2,05,000 प्लस 2,32,000 प्लस 1,16,000, क्या हो गया? 1,16,000 आपका फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड्स, तो टोटल मिला के आया 553,000। फिर कहता है डिसीजन मेकिंग में काम की कौन सी होती है? रेलेवेंट कॉस्ट होती है। इनमें से प्राइम कॉस्ट का पार्ट कौन नहीं है? पावर नहीं है, बाकी तीनों तो बेसिक कंपोनेंट्स है। Appropriate cost unit for transportation sector will be per passenger kilometer, composite unit काम की होती है इसलिए। फिर कहता है आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बताइए, 16,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 रुपए है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1 रुपए पर यूनिट है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट बनाई और बेची दोनों बराबर है, इसलिए कोई फर्क नहीं आएगा। टोटल कॉस्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 रुपए, उसके ऊपर का खर्चा 1 रुपए, यानी खर्चा है 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, प्रॉफिट विल बी 5 रुपीज। वो कॉस्ट विच वेरी डिसप्रपोर्शनेटली, मतलब कि जितना वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उतनी नहीं बढ़ रही है, तो वो कौन सी होगी? तो वेरिएबल तो जितना प्रोडक्शन बढ़ता है उतनी बढ़ती है, वेरिएबल ऑप्शन से बाहर हो गया। बिहेवियरल कॉस्ट जैसा क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में तो सब आ जाता है, जो भी डायरेक्ट नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्ट में तो फैक्ट्री ओवरहेड भी आ रहे हैं, फिक्स वाले भी आ रहे हैं, वेरिएबल वाले भी आ रहे हैं, ये भी बाहर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 95, द कॉस्ट ऑफ कॉमन रिसोर्सेज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग 2 और मोर प्रोडक्ट। 2 और मोर प्रोडक्ट, एक से ज्यादा, लेकिन उनके लिए एक जॉइंट कॉस्ट कॉमन लगाई गई। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इनमें से ट्रेसेबिलिटी के अनुसार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत बार हो चुका है। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड पर यूनिट मॉड्यूल का क्वेश्चन है, साबित करके बताया गया आपको क्लास में। आपको गिवन है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP, आप फॉर्मूला के अनुसार जो कि ग्रॉस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू नेट, उस इक्वेशन को यूज करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का आंसर निकाल सकते हैं। 42,000 विल बी द आंसर। देन 99, इनमें से कौन ऐसा है जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है बट कॉस्ट में नहीं आता है? आपको एक्सक्लूजन्स लिखवाए गए हैं, डिविडेंड नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है, PBD नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ नोशनल कॉस्ट। तो अल्टीमेटली ओवरऑल द पेपर वाज वेरी सिंपल, इजीली एनी स्टूडेंट कैन स्कोर अबव 90 इफ आपने मॉड्यूल को अच्छे से रेफर किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड किए हो, तो आपके डेफिनेटली 90 से अबव आए होंगे। अब आपको कमेंट करके बताना कि आपके कितने बन रहे हैं। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। बाकी पेपर्स के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।